मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 463वीं कक्षा, 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद में हम समाप्ति की ओर हैं। 78 सूत्र हो चुके हैं। पीछे जो विषय समाप्त हुआ था, इकार आदेश की बात चल रही थी। भ्रियामित सूत्र से जो इकार आदेश प्रारंभ किया गया था, वही इकार आदेश का एक बहुत व्यापक सूत्र आगे आ रहा है। सन्यतः बहुत लगता है सूत्र ये। सनि सप्तम में कुचनांतम अतः षष्ठी कुचनांतम। पीछे से अभ्यास से अंगत से दो षष्ठियां और है, अतः यहां पर आ गया। तो अर्थ उसी प्रकार से करेंगे कि अतः, अतः को हम अंग से उसका अभ्यास से का विशेषण बनाएंगे। तो अकारांतस्य अभ्यासस्य, बाकी अंगत से प्रारंभ में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंगस्य यानी अंग, अंगस्य अवयवस्य या अंग संबंधिनः अकारांतस्य अभ्यासस्य सनि परतः इकारादेशो भवति। तो जितनी भी धातुओं से हम सन प्रत्यय जब करेंगे, उसका रूप चलाएंगे, तो वहां पर अभ्यास यदि अकारांत बन जाता है। सभी धातुओं में तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जहां अकारांत अभ्यास नहीं बन पाता है, जैसे लुलुशति, लू धातु का बनाएंगे तो जहां अकारांत अभ्यास बन जाएगा, वहां ये सूत्र अभ्यास में इकार आदेश करेगा। उदाहरणों में पिपक्षति, यक्षति अनेकों बार हम देख चुके हैं इन सबको। तो पच धातु से ये अनुदात्त है, इसलिए इडागम तो होगा नहीं। तो द्वित्व जब कर लेंगे प पच स, यहां तक आने के बाद अब ये अभ्यास में इकार कर देगा। तो पी पच स, चो को लगाएंगे, आदेश प्रत्यय हो विपक्ष। विपक्ष की धातु संज्ञा करके लट लकार शक तिप अतोगुणे विपक्षति। ऐसे ही यज धातु से ये यक्षति, यहां पर भी चौकू लगाएंगे। और स्थागति निवृत्तो, इस धातु में भी जब द्वित्व करेंगे तो स्था स्था और स। अब हलादि शेष लगाते समय यहां पर शरपूर्वः खया लगाया जाएगा, तो सकार शेष नहीं रहेगा, था शेष रहेगा। तो था स्था स, फिर था को त हो जाएगा, और उस त को आकार को इकार सन्नतः से हो जाएगा। फिर मूर्धन्य करके तिष्ठा सती, बैठना चाहता है। ऐसे ही पा धातु से पिपासती। तो सर्वत्र यहां पर अभ्यास में आकार बन जाता है। दीर्घ है तो ह्रस्व से ह्रस्व कर लेते हैं तो आकार बन जाता है। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब कुछ अन्य स्थलों पर भी जहां ये सूत्र नहीं लग सकता, वहां भी अभ्यास में इकार करना है। तो उसके लिए फिर आगे दो सूत्र आ रहे हैं ये। उसमें दो में से पहला सूत्र है ओह पु यण ज्यपरे। ओह षष्ठी कुचनांतम पुयण जी, सप्तम्य कुचनांतम अपरे, सप्तम्य कुचनांतम। ये अपरे का अर्थ ये नहीं है कि
कुछ लोग जैसे अर्थ करते हैं ना, अपरे, अपर लोग ऐसा मानते हैं। ये नहीं है। अ परः यस्मात्, अकार अवर्ण परे है जिसके, बहुरी समास करके अपर बनाया गया है। वो कौन है? तो बहुरी समास तो विशेषण बनता ही है, अन्य पदार्थ। वो कौन होगा? तो कहा पूयण जी। तो पूयण जी में पू पवर्ग है ये, पुश्च यणच ज में अकार उच्चारण के लिए यहाँ बोला जा गया विग्रह करते समय, लेकिन जो बनाया गया है उसमें आकार नहीं है, इसीलिए सप्तमी व्यक्ति में पूयण जी ऐसा बना, हल ज को लेकर के। तो जकार हो गया, वो यण प्रत्याहार है, और पू पवर्ग, ये सारे वर्ण लिए जाएंगे। और इनका विशेषण बनाया गया अपरे, अर्थात ये पू यण जी, पवर्ग, यण और जकार ये कैसे हों? तो कहा इनके आगे आकार आ रहा हो, ठीक है ना। तो अह परह यस्मात्, यस्मात् कस्मात् पुयण जह तद अपरम, तो उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। और ओह में षष्ठी यहां दी हुई थी, तो ऊ का षष्ठी ओह बनेगा। तो पीछे जैसे हमने कहा अतः, तो अवर्णांतस्य अभ्यासस्य हो गया। यहां कैसे बोलेंगे? ओवर्णांतस्य अभ्यासस्य, ठीक है ना। वो आकार को इकार कर रहा था, ये उकार को इकार करेगा, ये उवर्ण को लेगा। तो वर्णांतस्य अभ्यासस्य पवर्गे यणि जी, पवर्गे यणि जकारे च अवर्ण परे परतः, यानी अवर्ण परक ये वर्ण होने चाहिए। परतः इकारादेशो भवति सनि प्रत्यय परतः। अब यहाँ पर दो बार बोला जाएगा, एक तो अपरे में पर शब्द आ रहा है, तो उसका तो संबंध जोड़ेंगे हम पूयण और जकार के साथ में, कि ये कैसे होने चाहिए? अवर्ण परक। दूसरा सन पर रहते, ये तो अंत में लेना ही है हमें, सन प्रत्यय तो आएगा ही। तो अब उदाहरणों में देखो, जैसे पू धातु है और पू धातु से सन प्रत्यय किया, धातु सेठ है, इडागम तो हो ही जाएगा। तो पू ई स, अब गुण कर लेंगे, पो ई स, अब आदेश पव ई स। अब यहां जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनची लग जाएगा, क्योंकि आजादी हो चुका है इडागम होने के कारण से। आजादी प्रत्यय नहीं होगा द्विर्वचन निमित्तक, तो द्विर्वचनची नहीं लगता, तो उसे रूपातिदेश करके अभ्यास में आ गया पू, ठीक है ना। अब उस उकार को ये सूत्र इकार करेगा, लेकिन क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके आगे देखो क्या स्थिति है, पब है। अब पब कैसा है? अभ्यास के आगे तो आ गया पकार, पकार के आगे आ गया अकार, यही चाहिए था इसको, अवर्ण परक पवर्ग, और आगे सन भी परे है। सारी बातें सिद्ध हो गई, तो अभ्यास में इकार हो गया पीपविश। आगे धातु संज्ञा करके लट लकार लाएंगे पीपविशते। अब एक दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने, जहां के हमें दो बार दो प्रत्यय करने होंगे, पहले णिच और उसके बाद सन, णिजंत से सन। तो पू धातु से णिच ला करके पहले बना लिया वृद्धि करके पावी, अब पावी की धातु संज्ञा करके अब सन प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। अब यही समझना है विषय को, कि पावी में हमने जो वृद्धि की थी वो णिच को मान करके की है, और आगे जो सन प्रत्यय आया जब, तो द्वित्व करते समय अब बताओ यहाँ रूपातिदेश होगा या नहीं होगा? पावी ई स, देखो यहाँ पर इडागम तो होना ही है, ठीक है ना, इडागम भी होगा सन को। तो पावी ई स, अब द्वित्व कर रहे हैं हम, तो द्वित्व करते समय द्विर्वचनची लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ।
क्योंकि द्विर्वचनेची को चाहिए अजादि प्रत्यय द्विर्वचन निमित्तक। है यहां पर? कौन देगा उत्तर? क्योंकि आगे हम देखते हैं तो णिच प्रत्यय है, और णिच द्विर्वचन निमित्तक है नहीं, अजादि तो है लेकिन द्विर्वचन निमित्तक नहीं है। और आगे जो सन आ रहा है अजादि है, द्विवचन निमित्तक है, लेकिन परे तो नहीं है वो, बीच में णिच आ गया ना। णिच आ गया, णिच का विधान हो रहा है, जिसका हमें रूपातिदेश करना है उसके आगे तो णिच आ रहा है ना, सन तो और उसके आगे है। तो वो जो मैंने पीछे बताया था एक बार की। स्थानिवत् भवति, णौ कृतं स्थानिवत्। हाँ, तो पीछे जो बताया था मैंने कि णौ कृतम स्थानिवत् भवति, अर्थात णिच परे रहते यदि कोई कार्य किया है हमने तो वह स्थानिवत् रूपातिदेश के रूप में आ जाता है। और ये जो वाक्य है ये वहीं पर है, द्विर्वचनेची सूत्र पर ही महाभाष्य में दिया हुआ है, यानी कि रूपातिदेश करने के लिए ही वहां स्थानिवत् शब्द कहा गया है। तो इस तरह से अद्विर्वचन निमित्तक, जो कि द्विर्वचन का निमित्त नहीं है, उस णिच के परे रहते हुए भी इस रूपातिदेश हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि ये जो परिभाषा, ये वाक्य जो बनाया गया, इसका आधार क्या रहेगा? क्योंकि ये वाक्य ऐसे नहीं बनते जब तक कि कोई ज्ञापन न निकले कहीं से। मनमाने रूप से ये परिभाषाएं नहीं बनती हैं। परिभाषाएं सदा ही किसी न किसी ज्ञापन से निकलती हैं। तो यहां पर भी तो हमें दिखाना पड़ेगा इसका आधार क्या है। इसका आधार यही सूत्र है। पीछे तो हम कई बार बोल चुके हैं णौ स्थानीवत, आधार ये सूत्र है इसका। कैसे? क्या पद इसमें व्यर्थ हो रहा है जिससे ज्ञापन निकलेगा? अगर हम पवर को लेते हैं, प को, पकार को, तो पकार में तो हमने पीपा भी शते में सार्थक हो गया सूत्र। वहां तो सन प्रत्यय अजादी था ना, द्विवचन निमित्तक था, और हमने रूपातिदेश करके अभ्यास में पू को पी कर लिया था। तो ये तो सार्थक हो गया पवर्ग में, तो यहाँ तो कोई ज्ञापन नहीं निकल पाएगा, व्यर्थ कहाँ रहा पकार को कहना, सार्थक हो गया। और देखो आगे उदाहरण, चलो ज्ञापन कहाँ निकलेगा बताएंगे, लेकिन इतना समझ में तो आ गया सिद्धि में कि यहाँ पर अब जब हम पावैश इस स्थिति में जब द्वित्व करेंगे तो रूपातिदेश होकर के पू आएगा अभ्यास णौकृतम स्थानीय पद से, और उसको ये एकार कर देगा तो पी पावैशति ऐसे बन जाएगा। भू धातु से विभावैशति बन जाएगा, और विभावैशति में भी अगर हम जैसे पी पविशति वहां दिया था केवल सन प्रत्यय ही लाएं, ऋणिच न लाएं, तो क्या बनेगा? बुभूषति बनेगा कि नहीं? तो जैसे वहां पर पी पविशति उदाहरण दिया था केवल सन प्रत्यय का, तो भू धातु में केवल सन प्रत्यय का उदाहरण क्यों नहीं है? बताओ। तू धातु में केवल सन का उदाहरण दिया और ऋजंत से भी सन करके उदाहरण दिया, तो भू में भी ऐसे ही दिखाना चाहिए, पहले केवल सन प्रत्यय का उदाहरण दिखाएं सन पर रहते, और फिर दिखाएं निजंत से सन करके। तो वो क्यों नहीं दिया है सन प्रत्यय का केवल? वहां हो रहा है क्या एकार? वहां बोल रहे हैं बुभूषति, क्या वहां विभूषति बोलेंगे? बुभूषति बोलते हैं ना, होना चाहता है। तो वहां क्यों नहीं लगा ये सूत्र? क्या वहां पर इडागम हुआ था सन को? वहां तो इडागम ही नहीं होगा। श्रेय कहा कि मुझे है उसे भू धातु के आगे शनि, श्रेय कहा किति आगे शनिग्रह गोहोश्च, उसमें च से ऊपर से उगंत भी आ गया, तो वहां तो इडागम का निषेध हो जाएगा ना। तो इडागम का निषेध होने से वहां पर फिर भू ही रहा, क्योंकि गुण भी नहीं हो पाया। गुण नहीं हो पाया तो अबादेश नहीं हो पाया, अबादेश नहीं हो पाया तो भकार से उत्तर अकार कहाँ है? अब अवर्ग से उत्तर अकार कहाँ है वहां? तभी तो बुभूषति था, नहीं तो विभूषति नहीं बन जाता, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया है। तो इस तरह से यहाँ ये बन गए तीनों।
अब आगे देखो यण का दिया है, तो यण प्रत्याहार है, थोड़ा सा अंश ले लिया है उसका, या और र दो ले लिए हैं। तो ये यविशति ये यू धातु है, जैसे पू धातु से पीपविशते बना था, आत्मनेपद में था वो, यू धातु से परस्मी पद में ये यविशति। कोई भी नया कार्य नहीं है, देख लो बिल्कुल ज्यों का त्यों है वैसा ही। यहाँ पर भी अभ्यास में द्वित्व करते समय द्विवचनेची से रूपादेश होकर के यू आएगा, उसको बन जाएगा ये, उकार को इकार। और जैसे पिपावैशति था उधर, यहां हो गया ये यावैशति। यहां लगाएंगे हम णोकृतम स्थानीवत, लेकिन यहां भी ज्ञापन तो नहीं निकल पाया, क्योंकि यहां सार्थक हो गया ये अभिशति में, सूत्र सार्थक हो गया। सार्थक होकर के थोड़ी ज्ञापन निकलता है, निरर्थक होकर ज्ञापन निकलता है। और रू धातु का हो गया रीरावैशति। अब यहां पर भी वही बात है कि यहां पर केवल सन प्रत्यय का उदाहरण क्यों नहीं है, केवल सन प्रत्यय का उदाहरण यहां भी नहीं है। तो भकार में भी नहीं है सन प्रत्यय का उदाहरण, और रू धातु में भी नहीं है सन प्रत्यय का उदाहरण। तो पकार में तो सूत्र सार्थक हो गया, ये यकार में भी सार्थक हो गया, लेकिन भकार में और रेफ में सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि पवर्ग लिया है तो और भी तो वर्ण आनी चाहिए। केवल पकार में सार्थक करके हम पवर्ग क्यों बोलेंगे, पू क्यों बोलेंगे, फिर तो केवल पकार ही ना बोल देते सूत्र में। तो भकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया, हो गया ना निरर्थक। और रेफ ग्रहण करना यण प्रत्याहार में, क्योंकि यण प्रत्याहार के सारे वर्ण लेंगे हम, तो रेफ ग्रहण करना भी निरर्थक हो गया, रेफ में भी सार्थक नहीं हुआ। और आगे जो केवल जकार है, केवल जो जकार है, क्योंकि रू धातु का भी रुरुशति बनेगा जैसे बुभुशति था, लेकिन केवल जो जकार ग्रहण किया है सूत्र में, वहां तो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही तो वर्ण है जकार। और जू धातु में ये घटता है, और जू धातु है सौत्र, और सौत्र धातुओं के रूप सारे नहीं चलाए जाते। देखो सौत्र धातुएं जो है ना, वो इसीलिए ग्रहण की गई हैं कि कहीं पर कोई रूप ऐसा दिखाई देता है जहां प्रयोग में आ रहा है, धातु पाठ में नहीं है वो, तो पाणिनि उसको अपने सूत्र में लेकर के उसका ग्रहण करके कोई ना कोई कार्य वहां करते हैं। तो जू धातु को सौत्र माना गया है, तो सारे रूप तो चलेंगे नहीं इसके, हम केवल सन प्रत्यय का उदाहरण इसका नहीं लेंगे, निजंत से सन करके ही इसका उदाहरण मिलता है। तो उस अवस्था में जकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि रूपातिदेश हो नहीं पाएगा द्विवचन से, ठीक है ना। तो अभ्यास में उकार मिलेगा नहीं, क्योंकि जब जब द्वित होगा ना, फिर जावैश ऐसा बनाने के बाद अगर रूपातिदेश नहीं करेंगे तो अभ्यास में क्या आएगा, जाव आएगा, तो वहां कर देगा ये, उकार तो है ही नहीं, तो जकार ग्रहण करना निरर्थक हो गया। तो रेफ, जकार और भकार, इनमें तो मिला ही नहीं। तो इस तरह से ही व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकला कि णौ कृतम स्थानीवत भवति, अर्थात णिच प्रत्यय परे रहते भी द्वित्व करते समय रूपातिदेश हो जाता है, स्थानीवत हो जाता है, तब जाकर के इस सूत्र की सार्थकता पूरी होती है। तो इस तरह से बहुत सी परिभाषाओं के हमने ज्ञापन देख लिए हैं अब तक, तो ये भी एक ज्ञापन इसमें से निकलता है। चलो आगे चलते हैं। अब अगले सूत्र को कहने की आवश्यकता क्यों हुई है तो वहां देखो जितनी भी धातुएं आ रही हैं वो सब ऐसी हैं कि आकार तो आएगा वहां पर, ठीक है ना। अभ्यास के उकार से आगे आकार तो आएगा, लेकिन वहां पर व्यवधान आएगा साथ में एक और वर्ण का। जैसे यहाँ तो पी पावैशति में देखो, यहाँ पर या पी पविशति में पकार के आगे ठीक आकार आ गया, लेकिन श्रु धातु में पहले सकार, फिर रेफ, फिर आकार आएगा, आएगा नहीं आएगा। एक तो ये कारण भी है, दूसरा वहां विकल्प भी करना है, विकल्प भी करना है। तो स्रवती, शृणोति, द्रवती, प्रवती, प्लवती, चेवती नाम वा
तो स्रवति, शृणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति, च्यवति नाम षष्ठी बहुवचनांतम वाव्यपद। धातुएं जो गिनी गई हैं इसमें स्रवति यानी कि श्रुगतौ, शृणोति में श्रु श्रवणे, द्रवति में द्रुगतौ, प्रवति में प्रुंग प्लुंग, ये प्लुंग भी साथ में आ गई है, प्लवति प्रवति प्लवति, और च्यवति। तो प्रुंग प्लुंग च्युंग ये सब गति अर्थ में आती हैं, धातु उसमें वादिगण में ही है। इत्येतेषाम् अभ्यासस्य उकारस्य अवर्ण परे यणि परतः विकल्पेन इकारादेशो भवति शनि प्रत्यय परतः। पीछे यहाँ पर पुयण ज्य परे इतना कहा गया था, लेकिन यहाँ पर सारे की अनुवृत्ति संभव नहीं हो पाएगी। सभी अनुवृत्ति लेंगे पूरे की हम, पवर्ग यण भी और जकार भी, तो यहाँ पर संगत नहीं हो पाएगा, तो केवल यण ही घटेगा। यहाँ देखो शुरू में रेफ आ रहा है, शुरू धातु में शुरू है ना, शुरू श्रवणे, वहां भी रेफ आ रहा है, ध्रु में वहां भी रेफ आ रहा है, प्रू में यहाँ भी रेफ आ रहा है, प्लू में लकार आ रहा है, ये यण प्रत्याहार में आ गया, च्यू में यकार आ रहा है, ये यण प्रत्याहार में आ गया। कहाँ आया इसमें पवर्ग और जकार? आए नहीं कहीं, इसलिए यण ही पड़ता है, बस केवल यण पर रहते लगेगा ये। दूसरा ये व्यवधान भी है, क्योंकि दो दो वर्णों के बाद आ रहा है ये यण भी, इसलिए भी सूत्र अलग से बनाना आवश्यक था, और विकल्प करना है इसलिए भी आवश्यक था। तो श्रु धातु में शिश्रावयिषति, उदाहरण ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे हमने सिद्धि की थी वैसे ही करनी है, और नवकृतम स्थानीवत भवति यहाँ भी लगाते जाएंगे। तो शिश्रावयिषति, सुश्रावयिषति, विकल्प से करना है ना, जिस पक्ष में इकार हो गया शिश्रावयिषति, नहीं तो सुश्रावयिषति बनेगा ही। पीछे वाले में पुपावयिषति नहीं बन सकता, वहां पर पीपावयिषति ही बनेगा, यहाँ दो दो बनेंगे। ऐसे ही श्रु धातु में शिश्रावयिषति और शुश्रावयिषति, ध्रु धातु का दिद्रावयिषति दुद्रावयिषति, ऐसे ही प्रू पिप्रावयिषति पुप्रावयिषति, प्लू में पिप्लायिषति, गलत हो गया ये, पिप्लावयिषति, व को और जोड़ लेना है, और पुप्लावयिषति, इसमें व रह गया लिखने से। आगे च्यू का चिच्यावयिषति और चुच्यावयिषति, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी जगह अवर्ण जो परे मिलेगा वो दो वर्णों के बाद मिलेगा, तो व्यवधान यहाँ स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अप्राप्त विभाषा कहा जाएगा इसको, क्योंकि पूर्व सूत्र तो एक वर्ण का व्यवधान जो अनिवार्य था बस उसी को लेकर के अपना कार्य कर रहा था, यहाँ दो दो वर्णों का व्यवधान है। तो अप्राप्त विभाषा कहलाएगी, प्राप्त विभाषा नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से यहां तक हमने जो भ्रियामित से इकार प्रारंभ हुआ था वो यहां आकर के समाप्त हो गया। ये सब अभ्यास में इकार करने वाले सूत्र थे। अब अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और ये जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये यंग और यंग लुक का चलेगा पाद के अंत तक, ठीक है ना। यंग और यंग लुक, यंग इनकी जो भी उदाहरण आएंगे वो यंगंतों के ही आने हैं अब पाद के अंत तक। तो पहला सूत्र आया इस प्रकरण का, गुणो यंग लुको हो। गुण प्रथमे वचनांतम यंग लुको हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब यहां देखो द्विवचन दिया है, और द्विवचन दिया है तो एक तो यंग प्रत्यय हो गया और एक लुक प्रत्यय हो गया। लुक तो कोई प्रत्यय होगा नहीं, लुक तो एक संज्ञा है प्रत्यय के आदर्शन की, तो कौन से प्रत्यय का आदर्शन माना जाएगा फिर, क्योंकि नाम तो लिया नहीं गया, ठीक है ना। और अभ्यास का प्रकरण चल रहा है, यहाँ जो भी कार्य करना है वो अभ्यास में करना है। तो कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसको ला करके हम द्वित्व करते हैं, हर प्रत्यय का भी लुक कर देते हैं? है कोई ऐसा प्रत्यय? यंग के अतिरिक्त है ही नहीं कोई और।
और फिर निकट में यंग पढ़ा है सूत्र में, तो लुक का संबंध भी यंग से ही जोड़ा जाएगा। अब हम कैसे बोलेंगे? यंग परे रहते और यंग लुक होने पर। परे भी वही होगा यंग, और लुक भी उसी का होगा, इसलिए द्विवचन दिया है यहाँ। तो यंगी यंग लुकी च परतः अभ्यासस्य गुणो भवति, अंग संबंधिन अभ्यासस्य गुणो भवति। आचार्य तो ये अभ्यास, यंग लुको हो में जो यंग और यंग लुक ये दो पदार्थ है, तो यंग लुक का जो यंग है, यंग अंश, वो उसी में श्लिष्ट कर दिया, ऐसे मानना चाहिए। हाँ, यहाँ पर पाणिनि ने उसको दो बार न कह करके एक बार यंग कह दिया, एक बार लुक कह दिया, और उन्होंने समझ लिया कि ये सरलता से ही इस निष्कर्ष पर पढ़ने वाले पहुंच जाएंगे कि लुक यंग का ही कहा जा रहा है, क्योंकि और किसी प्रत्यय का यहाँ पर संभव ही नहीं है होना कि जो आए और उसका लुक भी हो और द्वित्व करने वाला भी हो। वो ऐसा कोई प्रत्यय है ही नहीं, कोई प्रत्यय नहीं है ऐसा। देखो, शब का श्लू होता है, वहां द्वित्व होता है, ठीक है ना, वहां द्वित्व होता है, लेकिन वहां पर शब्द का लुक होता है नहीं होता है, तो उसका भी संबंध यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। अन्य कोई ऐसा प्रत्यय है नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर लुक का संबंध यंग से ही जुड़ेगा, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब अनिवार्य रूप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वहीं पहुंचेंगे जा करके, तो उस अवस्था में सूत्र को बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता है? सूत्र तो होते ही संक्षिप्त हैं, वो अर्थ स्वयं ही निकल आएगा। और एक बात इसमें, जैसे गुण कहा गया अभ्यास को, तो गुण हो किसको? क्या लोनते से लगाएंगे? गुण किसको हो? तो देखो, यहाँ पर कोई निर्णय तो हुआ नहीं, तो उस अवस्था में परिभाषा आई जाती है एको गुण वृद्धि। जब ये कहा आ जाएगा यहाँ पर, तो तदंत विधि भी हो जाएगी फिर। तो अब इसका अर्थ वास्तव में होना चाहिए कि यंगी यंग लुकी च परतः इगंतस्य अभ्यासस्य गुण भवति। यहाँ उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही इसको कर लेना, क्योंकि केवल मात्र ऐसे नहीं बोलेंगे अभ्यास गुण होता है, इगंतस्य अभ्यासस्य, तभी गुण करेगा ये। उदाहरण बहुत सरल है, ची धातु से यंग प्रत्यय ला करके, और गुण तो हो नहीं पाएगा, यंग प्रत्यय अंगित है, तो ची ची ऐसे ही द्वित्व करेंगे। ची ची या। अब यहाँ जो अभ्यास में ची है, इगंत अभ्यास हो गया, ये आगे यंग परे है, इसने गुण कर दिया, तो चे ची या। आगे जो ची है इसको दीर्घ कर लेंगे, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, चे ची या। उसके बाद धातु संज्ञा करके शब्द लट लकार ला करके शब्द आत्मनिपद में चेचीयते, लू धातु से लोलूयते। इडागम तो होगा नहीं, क्योंकि बलादी नहीं है ये। और आगे है यंगलुक का उदाहरण, तो यंगलुक में दिया है जो हवीति, और यंगलुक का मैंने पीछे बताया था कि सदा ही परस्मयी पद के ही प्रत्यय आते हैं। कौन बताता है ये? चरकरितम च, ठीक है ना, दो कार्य उसमें चरकरितम च से हम सिद्ध करते हैं। एक परस्मयी पद के प्रत्यय लाना, और दूसरा कार्य कौन सा सिद्ध करते हैं? शप आएगा और उसका लुक हो जाएगा। अदादिगण का मान लिया ना हमने, तो शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, ये भी कार्य हो जाता है। तो इस तरह से यहां भी हु धातु से यंग प्रत्यय आया, यंग का लुक हो चुका है बिना निमित्त के ही, और स्थानिवत मान करके द्वित्व कर लिया, तो हु का द्वित्व क्या होगा? हु है, अभ्यास में गुण हो गया, हो हु। फिर कुहोष्टु अभ्यास चर्च जो हु। अब ये इसकी धातु संज्ञा हो चुकी है जो हु की। अब यहाँ पर लट लकार आया, ठीक है ना, धातु संज्ञा करके शप लाएंगे,
और शप का लुक हो जाएगा, अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः। रह गया केवल ती, जोहु और ती। अब यहाँ पर एक जो सूत्र पीछे आ चुका था, जहां पर ईट का प्रकरण चला था, ब्रुव ईट, आगे था यंगोवा, तो वहां पर विकल्प से इडागम किया गया था। तो जिस पक्ष में इडागम करेंगे उस पक्ष का हमें रूप लेना है यहाँ पर, ठीक है ना, उस पक्ष का ये रूप है। तो इडागम जब किया गया तो ई और ती को इडागम हुआ है, ठीक है ना, ई और ती, तो जो हु ई ती। अब यहाँ तिप को मान करके गुण हो गया हु को, अब तो गुण हो ही जाएगा ना। यंग के कारण से उस समय नहीं हो पाया था, अंगित है यंग, लेकिन तिप तो अंगित नहीं है, तो तिप के कारण से गुण हो गया, गुण होकर के अब आदेश हो गया, तो जो हबीती बन गया। अब इसके यदि रूप चलाएं हम तो द्विवचन में क्या बनेगा, यहाँ तो हमने तिप के कारण से गुण कर लिया जो हबीती, और द्विवचन में तस आएगा तो वो तो गुण होने नहीं देगा, वो तो अंगित है, और वहां इडागम भी नहीं होगा। क्या बनता है, जो हुतः, जो हूतः, जो हुतः। यही बनेगा। अच्छा, और एक बात, हमने यंगोवा से यहाँ ई डागम किया विकल्प से, तो दूसरा पक्ष भी तो, दूसरा जो रूप बनेगा उसका भी तो कर लो विचार, क्या बनेगा। अगर ईट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, अरे गुण कर लो केवल, बस अब आदेश नहीं करना है। जो होती, जो हबीती और जो होती। चलो आगे देखो, कृष धातु का दिया है, तो कृष धातु में भी ऐसे ही यंग प्रत्यय ला करके उसका लुक कर लेंगे, यंगो चीचा से, और द्वित्व करके कृष कृष कुकृष चोकृष गुण चोकृष, और आगे ईति। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहा हूं मैं, कौन उत्तर देगा देखते हैं। कि जैसे हमने अभी बनाया था जो होती, दूसरे पक्ष में, मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं, यंगोबा जब नहीं लगाया हमने, ठीक है ना, यंगोबा नहीं लगाया था तो क्या बनाया था हमने, जो होती। अब यहां भी बताओ मुझे, यंगोबा नहीं लगाएंगे हम, लेकिन हाँ अभी तो यंगोबा का ही उदाहरण देख लो पहले, यंगोबा में ही देख लो पहले। देखो वहां बना था ईट आगम करके जो हबी थी, और क्या बताया था मैंने, तिप को मान करके गुण हो गया, अब आदेश हो गया, ठीक है ना। जो कृषिति में गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे जो हबीती में गुण हुआ था, तो चो कृषिति में गुण क्यों नहीं है। यहां भी तो तिप है ना, गुण का निमित्त, उसको मान करके जैसे हमने जो हबीती में गुण किया था हु को, तो कृष को भी तो गुण होना चाहिए ना, इसको गुण क्यों नहीं हो रहा है, चो क्रोशीति क्यों नहीं बन रहा है। और पढ़ चुके हो पीछे इसका उत्तर। देखो यहाँ गुण किससे हम कर रहे हैं, पुगंत लघुपधस्य च, पीछे किससे किया था जो हबीती में, सार्वधातु का धातु का योग, दो सूत्र है ना अलग अलग। अब ख्याति कुछ बोलेगी। नाभ्यस्तस्याचि पीति सार्वधातुके। तो पुगंत लघुपधस्य के ही आगे सूत्र है उसका, उसको भूल जाते हैं हम, क्योंकि वो ये कहता है, देखो पुगंत लघुपधस्य के आगे जो सूत्र है वो कह ही यही रहा है कि लघुपद गुण का निषेध करता है वो, साधातु कार्धातु केवल गुण होता है उसका निषेध नहीं करता। न अभ्यस्तस्य अचि पीति, अचि पीति सार्वधातु के, आजादी पित्त सार्वधातु, सारी बातें घट रही हैं। आजादी भी है, ईडागम हो गया, पित्त भी है क्योंकि तिप है, और सार्वधातु भी है, और लघुपद गुण की प्राप्ति हो रही थी, और अभ्यस्त संज्ञा भी हो चुकी है द्वित होने से, उभय अभ्यस्तम, उसने गुण नहीं होने दिया है। अब दूसरा पक्ष, जब ईडागम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जब ईडागम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। तो रुकावट आ गई।
अब थोड़ी निषेध करेगा वो, नाभ्य सस्याची, क्योंकि आजादी कहाँ है अब। पित्त सार्वधातुक तो है लेकिन आजादी नहीं है अब, क्योंकि ईड आगम हुआ ही नहीं, तो गुण हो जाएगा। चोक्रोष्टी, तो चोकृषीति और चोक्रोष्टी, ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। जो अभी तीन बात अलग थी, क्योंकि वहां तो नाभ्य सस्याची निषेध नहीं कर पाया, क्योंकि लघुपद गुण की प्राप्ति नहीं थी वहां। चलो आगे चलते हैं। दीर्घो कितः, दीर्घ प्रथम एक वचनांतम, अकितः षष्ठी एक वचनांतम। अब यह अकितः का संबंध किससे जुड़ेगा, अभ्यासस्य के साथ में। यानी अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति, ये सामान्य सूत्र का अर्थ हो गया। और आगे जो गुण यंग लोको की अनुवृत्ति तो जाएगी आगे कई सूत्रों तक, तो सर्वत्र हम यही बोलते जाएंगे बार बार, यंगी यंग लुकी च परतः, ये अपने आप जोड़ते जाना, सब ये सब जगह जुड़ जाएगा। तो जितने भी सूत्र आ रहे हैं आगे वो यंग में भी लगेंगे और यंग का लुक होने पर भी लगेंगे। लेकिन कुछ दूर पर जाकर के वहां पर जो सूत्र आएगा रुक रिकौच लुकी, वहां केवल एक ही चीज रह जाएगी फिर, यंग लुक, ठीक है ना। उससे पहले यंगंत भी और यंग लुगंत दोनों चलेंगे। तो ये क्या काम करता है, ये ऐसे अभ्यास को दीर्घ करता है जो अभ्यास कित नहीं है। और कित कब बन पाता है अभ्यास, तो देखो आगे ही सूत्र आ रहा है ये 85 संख्या पर, लुक अतः अनुनासिकांतस्य, ये नुक आगम करता है अभ्यास को। और नुक कैसा है, कित है, देखो ऐसे स्थलों पर ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे समझना, अकित अभ्यास को ही दीर्घ करता है ये। तो पच धातु का ले लिया उदाहरण, पच पच या दूर कर दिया इसने पापच्य, तो यहाँ अभ्यास अकित है, देखो प, उसमें कित ही नहीं कुछ भी, पापच्यते। और हमें यंग का भी उदाहरण लेना है और यंग लुक का भी लेना है। जब यंग लुक लाएंगे उस अवस्था में ईट आगम हो जाएगा यंगोबा से, और यंगोबा करता है विकल्प से, तो एक और बनेगा रूप, उसको छोड़ दिया है इन्होंने सर्वत्र। हम जब लोग धातु वृत्ति पढ़ते थे ना, जब बचपन में जब भी पाठ चलता था, तो धातु वृत्ति में ये सब आते हैं बार बार रूप। तो ऐसा अभ्यास बन गया था कि यंग लुगंत बोलते ही यंगोबा वाला जो विकल्प चलता है ना, वो साथ में ही निकलता था मुख से उच्चारण। जैसे पापचीति बोलते ही पापक्ति साथ में निकलता था, पापचीति पापक्ति। जैसे लोट लकार के रूप बोलते हैं ना, कि भवतु भवतात भवताम भवंतु, भवतात साथ में निकलता है नहीं। लेकिन आजकल क्या है, जो लोग याद करते हैं तो वो तातंग वाला जोड़ देते हैं हिस्सा। लेकिन हम जब लोग पढ़ते थे वहां ऐसे ही, पठतु पठतात पठताम पठंतु पठ पठतात पठतम पठत। अब बोलेंगे पठतु पठता पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, तातंग छोड़ देते हैं। तो साथ में उसको बोलना चाहिए क्योंकि बनते हैं रूप वो। ऐसे ही यहाँ पर भी पापचीति तो बन गया, लेकिन यंगोवा तो विकल्प से करेगा ना, तो दूसरा क्या बनेगा, पापक्ति। तो यंग लुक में दो बनते हैं रूप, ठीक है ना, पापचीति पापक्ति। और यंगंत का एक ही बनेगा, पापच्यते। ऐसे ही या यज्यते या यजीति, आगे बताओ क्या बनेगा, यायक्ति, यही बनेगा जैसे पापक्ति। तो आ गया समझ में, ये दीर्घ करता है अभ्यास को, सब अभ्यास को ही कार्य हो रहे हैं। अभ्यास का बहुत महत्व हो गया है ना। अब आगे देखो, नीक वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम। तो नीक प्रथम एक वचनांतम, अब ये आगम प्रारंभ हुए अभ्यास के लिए। वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां पर जो धातुएं ली गई हैं ये सब गिना दी गई हैं इसमें, कि वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत अर्थात पतलरी, पद और स्कंद अर्थात स्कंदिर गति शोषणयोः इत्येतेषाम् अभ्यासस्य नीक आगमो भवति। ये आगम हो गया, ककार लगा हुआ है, वो बता रहा है आगम है ये।
यंगी यंगलुकी च परतः। तो इस तरह से अभ्यास में हम हलादि शेष आदि सब लगाने के बाद उसके आगे नी और जोड़ देंगे। जैसे वंच धातु को जब द्वित्व करेंगे तो वंच में जो अनुस्वार है उसका तो लोप हो जाएगा ना, अनुनासिक का, क्योंकि यंग प्रत्यय इंगित है। तो अनिदिताम हल उपधाया किंगिति, इससे अनुनासिक का तो लोप हो जाएगा, रह गया वच। अब वच को द्वित्व करके वच वच या वच या नी करके वनी वच्य। अब वनी वच्य का रूप चलाना है हमें, तो वनी वच्यते। और यंग लुक में भी, अब यंग लुक में क्या बनेगा, वनी वंचीति। ठीक है ना, यहां भी ई डागम हो गया यंगोगा से, विकल्प से। ऐसे ही स्रंस धातु से सनी स्रस्यते सनी स्रंसीति। ध्वंस धातु का जो धातुएं आत्मनिपद की हैं उनसे आत्मनिपद के प्रत्यय, जैसे कि हम जब यंगंत बनाते हैं तो आत्मनिपद का होना ही है, और जब यंग लोग करते हैं तो सदा परस्मैपद के ही रूप बनते हैं। तो धनी ध्वस्यते धनी ध्वंसीति, ऐसी भ्रंश का बनी भ्रस्यते बनी भ्रंसीति। कस का चनी कस्यते चनी कसीति, का कुछ हो गया है। पद का पनी पत्यते पनी पतीति, ऐसे ही पद में पनी पद्यते पनी पदीति। स्कंदर धातु का चनी स्कंद्यते चनी स्कंदीति, यहाँ षडपूर्वक हय लगाएंगे, अभ्यास में क शेष रहेगा। ठीक है ना। और इसमें जो अनुनासिक का लोप हुआ है अनिदिताम हलुपदाया किंगिति, तो यंगंत में तो हमें दिखाई दे रहा है वो, लेकिन यंग लुक में तो अनुनासिक सर्वत्र दिखाई दे रहा है। देखो वहां तो लुक नहीं हुआ, तो वहां लुक करें कैसे, क्योंकि यंगो चीचा ने तो यंग का लुक कर दिया था पहले ही, और यंग का लुक कर दिया तो उस यंग को स्थानीयवत मान करके अगर हम अनिदिताम हलुपदाया किंगिति लगाएंगे तो लग पाएगा, क्योंकि अनिदिताम हलुपदाया किंगिति है अंगस्य के अधिकार में, और अंगस्य के अधिकार में अगर लुक कह करके हमने प्रत्यय का आदर्शन किया है तो नलंतांग से उसका प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होने देगा। ठीक है ना, इसलिए वहां अनुनासिक दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया नीक आगम का। अब आगे देखो नुक अतः अनुनासिकांतस्य, ये अगला आगम आ गया। नुक प्रथम क्वचनांतम अतः षष्ठे क्वचनांतम अनुनासिकांतस्य षष्ठे क्वचनांतम। यहां पर अभ्यासस्य के साथ में एक विशेषण और लगा दिया है, नहीं अंगस्य के साथ में। तो अनुनासिकांतस्य अनुनासिकः अन्ते यस्य, ठीक है ना, ऐसा अंग लेना है हमें जो अनुनासिकांत हो। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अतः में षष्ठी आ रही है ये बनेगा अभ्यासस्य का विशेषण, अनुनासिकांतस्य बनेगा अंगस्य का विशेषण, अतः बनेगा अभ्यासस्य का विशेषण, तो अकारांत अभ्यास बन जाएगा। तो अनुनासिकांतस्य अंगस्य यह अकारांतो अभ्यासः तस्य नुकागमो भवति यंगी यंगलुकी च परतः। अब धातुएं कैसी ली जाएंगी इसमें, अनुनासिकांत, तन है, गम है, यम है, रम है, बहुत सी धातुएं हैं ऐसी। तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है, यंग प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र नुक आगम करेगा। पिछले सूत्र ने किया था नीक आगम, तो कोई टकराहट तो नहीं हो रही है इन दोनों में, टकराहट कोई नहीं है। क्यों नहीं है टकराहट, क्योंकि वहां जो धातुएं पड़ी थी वो तो अनुनासिकांत, उसमें कौन सी है, कोई भी नहीं है। वंच स्रंस ध्वंस सकार आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, पद स्पत कहीं भी नहीं है अनुनासिकांत, तो कोई टकराहट नहीं है। नीक अलग है, नुक अलग है, अलग अलग प्रकार के स्थलों में हो रहे हैं ये। तो यहाँ तन धातु का हो गया, द्वित्व करने के बाद तन तन य, त तन य। अब यहाँ पर नुकागम करके नकार आ गया। दूसरी बात एक यहाँ पर और ध्यान देने की है कि सूत्र में कहा है नुकागम, लेकिन यहाँ पर सब व्याख्याकारों के द्वारा निश्चय करके ये निर्णय किया गया कि ये जो नुक है ना, ये वास्तव में अनुस्वार का
द्योतक है, अनुस्वार ही ग्रहण होता है इससे। अर्थात ये जो नुक आगम करेंगे ना हम यहाँ पर, ये नुक में नकार नहीं जोड़ना है हमें अभ्यास में, क्या जोड़ना है? अनुस्वार। यानी कि त के ऊपर हम बिंदी लगा करके तम तन ये स्थिति बनी है। अब उसके बाद अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगा करके तब उसको नकार करेंगे। ये क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा करने में क्या हेतु है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? हम नुक को नकार के रूप में ही क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि अनुस्वार से यही परसवर्ण है जो है ना, ये अनुस्वार को परसवर्ण करता है। लेकिन नकार यदि करेंगे तो अनुस्वार करेंगे पहले, इसको किससे करते हैं? नष्टा पदांत से, झली। तो झल परे होगा तभी तो अनुस्वार करेगा वो नकार को। तो यम धातु में कर पाएंगे हम? जैसे यम यम द्वित्व कर लिया, य यम य, तो य यम य में य के आगे हमने नुक आगम कर लिया, तो क्या बन गया? यन यम य। अब यन के नकार करो, अनुस्वार कैसे करोगे? तो क्या रूप बनेगा फिर? यन यम्यते। अच्छा, अब हमने नुक को मान लिया अनुस्वार सूत्र में ही, तो अनुस्वार कर लिया हमने, यम यम्यते। अब अनुस्वार का और कुछ यहां पर होगा नहीं, ठीक है ना? परसवर्ण करेंगे भी तो फिर वो सानुनासिक यकार आ जाएगा, लेकिन रेफ में तो वो भी नहीं कर पाएंगे हम। जैसे रम धातु को ले लो, तो रम में अनुस्वार कर लिया हमने, रम रम य, यानी कि पहले वाले रम में अभ्यास में अनुस्वार है। अब उसका हो जाएगा परसवर्ण, रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, रेफ का तो कोई सवर्णी होता ही नहीं। लेकिन वहां यदि नुक आगम को नकार के रूप में लें तो क्या बनेगा फिर? रन रम्यते। इसलिए यहां पर अनुस्वार माना गया है इसको। तो अन्यत्र तो हम अनुस्वार से ही परसवर्ण से बना ही लेंगे। जैसे जंगम्यते में परसवर्ण करके नकार हो गया, तन तन्यते में नकार हो गया, यम यम यम्यते चाहें तो हम य ला सकते हैं, और रम रम्यते। यंग लुक में भी ऐसे ही, तन तनीति जंगमीति यम यमीति रम रमीति। और दिया आगे नुकागम का, जप जब दह दश भंज पशाम च, जप जब दह दश भंज पशाम षष्ठी भवचनांतम चाव्यपदम है। जप जप व्यक्तायम वाची, जब ही गात्र बिना में जम्भाई लेते हैं ना, दह भस्मी करने, दंश दशने, भंजवामर्दने, पश धातु सौत्र ही मानी गई है, पश सौत्रो धातु इत्येतेषाम अभ्यासस्य नुकागम भवति यंगी यंगलुकी च परतः। तो यहाँ पर इसमें पिछले सूत्र में जैसे अनुनासिकांत कहा था, इसमें कोई भी अनुनासिकांत नहीं है, तो पिछले सूत्र से प्राप्त नहीं था। लेकिन आगे एक सूत्र और आ रहा है चर फल, वहां भी नुकागम करेंगे। तो प्रश्न उठेगा कि चर फल को इसी के साथ में क्यों नहीं पढ़ देते? अरे पश के आगे चर और फल और जोड़ देते, जप जब दह दश भंज पश चर फलाम, ठीक है ना? तो उसको आगे लिया गया है क्योंकि उसकी अनुवृत्ति ले जानी है हमें आगे और चर फल की, इसलिए योग भाग कर दिया गया है। तो इन सबको भी यहाँ पर नुकागम करते जाओ, और नुक में उसी तरह से लेना है हमें अनुस्वार के रूप में, और आगे परसवर्ण करते जाना है। तो जंजप्यते जंजपीति जंजभ्यते जंजभीति दंदह्यते दंदहीति दंदशते दंदशीति बम भज्यते बम भजीति पम पश्यते पम पशीति, ठीक है? इसमें जो दंश धातु है मूल रूप में दंश दशने, जैसे मच्छर काटते हैं या सांप डसता है ऐसे अर्थ बोलते हैं ना, उसी में आती है ये। लेकिन सूत्र में पढ़ा गया है दश, तो वहां दश में ऐसा जो अनुस्वार हटा करके पढ़ा गया है, अनुनासिक को हटा करके, तो वहां तात्पर्य है कि ये सूत्र वहीं ये काम करेगा जहां पर के अनुनासिक का इनका उसका लोप भी आवश्यक है। तो लोप आवश्यक है जहां पर, तो वहां लोप कहाँ होता है? यंगंत में हो पाता है लोप, यंग लोप में तो हो नहीं पाता, क्योंकि नलंतांगस्य अनिरताम हलुदाय की नीति को लगने नहीं देगा। तो दश का उदाहरण जो है, दंश का उदाहरण, तो वहां दन दश्यते, दन दश्यते नहीं, इनका हाँ वो इसलिए कहा गया है, मैं गलत बोल गया अभी,
कि दश में अनुनासिक को हटा करके जो सूत्र में ग्रहण किया गया है, और यंग लुक परे रहने पर दोनों अवस्थाओं में ये नुकागम कर रहा है अभ्यास में। तो उससे पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि यंग लुक में नलंतांग से जो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होने दे रहा था, तो अनुनासिक से कुछ लोप इंगिति से लोप नहीं, उसका अनितानुदाय इंगिति से लोप नहीं हो पाता, तो वहां यंग लुक में भी अनुनासिक का क्या करेंगे, हम लोप करेंगे। तो होना चाहिए था यंग लुक में, जैसे अन्य धातुओं का देखो, जैसे भंज का ले लो, बम भज्यते और बम भंजीति, तो इसका क्या बनना चाहिए था, दन दश्यते दन दंशीति। तो दन दंशीति नहीं है, देखो उदाहरण क्या दिया है, दन दशीति। तो वहां पर कोई प्रश्न करे यदि कि यहां अनुनासिक का लोप कैसे हो गया, है ना, लमतांग से प्रत्यय लक्षण नहीं होने देगा ना, तो यहां अनुनासिक का लोप क्यों हुआ है, क्योंकि सूत्र में पाणिनि ने अनुनासिक हटा करके दश धातु का ग्रहण किया है, जबकि मूल अवस्था में धातु कैसी है, दंश। ये इसका उत्तर है। दो धातुएं और नहीं आगे, चरफलोह षष्ठी द्विवचनांतम च्यव्यपदम, चर फल इत्यतयो अभ्यासस्य नुकागमो भवति यंगी यंगलुकी च भरतः। तो यहाँ पर भी एक कार्य और होना है, इसलिए अगला सूत्र साथ में लगाना पड़ता है यहाँ पर, यानी कि पर जो भाग रहेगा, जैसे चर चर य, अभ्यास में फलादिशेष च चर य, और इसने कर दिया नुकागम, तो चन चर य। अब ये जो आगे जो चर है भाग, उसमें अगला सूत्र जो आ रहा है ये करेगा उकार, उत्परस्यातः। तो चन चुर य, आगे फिर हलीचा से दीर्घ कर लेंगे रेप की उपधा को, तो चंचूर्यते, ठीक है ना, चंचुरीति। यहां हलीचा नहीं लग पाया क्योंकि ईडागम हो गया ना, आजादी प्रत्यय आ गया। लेकिन अगर हम यंगोवा से ईडागम नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, उसका तो हमने पीछे देखा ही नहीं, बहुत उदाहरणों में सब जगह बनता है यंगोवा का विकल्प का उदाहरण। यहाँ क्या बनेगा, चंचूर्ति, चंचूर्ति, वहां दीर्घ हो जाएगा हलीचा से, चंचूर्यते चंचुरीति चंचूर्ति। ऐसी फल धातु का पंफुल्यते पंफुलीति, यहां भी उत्परस्यातः लगेगा, तो वही सूत्र आगे आ रहा है, उत्परस्यातः। उत्प्रथमे क्वचनांतम परस्य षष्ठे क्वचनांतम अतः षष्ठे क्वचनांतम, धातुएं वही ली जाएंगी दोनों। तो चर फल, अब देखो यहाँ जो यंग और यंग लोग जो पीछे से आ रहा था वो तो लेना ही है, लेकिन ये कार्य कर किसको रहा है, ये अभ्यास को नहीं कर रहा है कार्य। हम अभ्यास से के अधिकार में चल रहे हैं ना, ये अनधिकार चेष्टा कर रहा है। देखो ये जो अधिकार चल रहा है उसमें नहीं कर रहा है कार्य, इसलिए कहना पड़ा है पाणिनि को परस्य। हमें अभ्यास में नहीं करना है कार्य, किसे करना है, अभ्यास से परे वाले को करना है। अब अभ्यास में तो कर लिया हमने पिछले सूत्र से नुकागम। तो चर फल इत्यतयो अभ्यासात परस्य, अब जो पंचमी जो षष्ठी आ रही थी अभ्यास में, वो हमें पंचमी बदलना पड़ेगा यहाँ पर, अभ्यासात परस्य अकारस्य उकारादेशो भवति। तो चंचूर्यते उदाहरण वही बनेंगे। अब एक सूत्र यहाँ पर, क्योंकि चर और फल धातु में जो प्रकरण चल पड़ा था और उधर उकार भी किया गया था, लेकिन उकार एक अन्य स्थल पर भी होता है। अब उसको हम कहाँ डालते, और पाणिनि ने सोचा ये सूत्र हम कहाँ डालेंगे, और तो यहाँ उन्होंने प्रकरण देख करके, क्योंकि यहाँ जब उत्परस्यातः सूत्र आ गया, उकार का ग्रहण कर ही लिया, तो उस अवस्था में एक सूत्र यहाँ पर और दे दिया जो कि बिल्कुल ही विजातीय लग रहा है। क्यों, क्योंकि अधिकार यहाँ अनुवृत्ति चल रही है, यंग लोको होगी, यंग परे रहते यंग लोक परे रहते। अगला सूत्र क्या कह रहा है, तकार परे रहते, है ना, विजातीय आ गया बिल्कुल। तो यहाँ यंग और यंग लोक का कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, अनुवृत्ति चलने पर भी इसमें जुड़ेगा ही नहीं, और न ही यहाँ पर अभ्यास से का कोई संबंध जुड़ पाएगा, अभ्यास से भी नहीं आएगा इसमें, यंग और यंग लोक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सूत्र है ती च, ती सप्तम में क्वचनांतम
च व्यपदम। अब केवल हमें चर फल लेना है ऊपर से और उकार लेना है बस। तो तकारादौ प्रत्यय परतः चर फलो अकारस्य उकारादेशो भवति। देखो ना कहां से कहां पहुंच गए, अब यंग और यंग लोग सब समाप्त हो गया, ना अभ्यास है यहाँ पर कोई भी। तो चर धातु से और आगे एक तिन प्रत्यय या एक तिस प्रत्यय कोई भी ला सकते हैं, तकारादि होना चाहिए। तो वहां पर इस सूत्र ने उकार किया है अकार को, तो चर का बन गया चुर, और आगे ती है, ठीक है ना, हलिचा से दीर्घ कर लो, चूरती ही। तकार को द्वत्ति भी कर सकते हैं अचुराभ्याम द्वे से। ऐसे ही फल धातु से, क्योंकि दोनों है ना, चर भी है और फल भी है, तो प्र उपसर्ग लगा करके प्रफुल्ति ही। ऐसे ही निष्ठा प्रत्यय का दे दिया है, प्रफुल्ता सुमनस। तो प्रफुल्त शब्द का बहुवचन का रूप है ये, स्त्रीलिंग में जस ला करके प्रफुल्ता। अब फिर आ जाओ उसी ट्रैक पे अपने यंग और यंग लोक वाले पर और अभ्यासस्य में। तो अगला सूत्र है रीग ऋतुपधस्य च। सरल सूत्र है अभी आगे। तो रीग प्रथम गुणांतम, देखो आगम की बात चल रही थी ना सर्वत्र, पीछे भी आगे हमने नीक किया था, फिर नुक किया, अब आ गया रीग आगम, फिर रिक रुक और रिक भी आएंगे, ये सब आगम चल रहे हैं लगातार। तो रीग प्रथम गुणांतम ऋतुपधस्य षष्ठी गुणांतम च अभ्यपदम। सूत्र में स्पष्ट बोल दिया है, ऋतुपध ऋकारः उपधा यस्य। तो इस तरह से यहां हमें जो अभ्यास लेना है वो ऐसी धातु का लेना है जो मूल अवस्था में ऋतुपद हो, जैसे वृत है, वृद्ध है, नृत्य है, ये धातुएं आएंगी यहाँ पर। तो ऋतुपधस्य यो अभ्यासः तस्य रीक आगमो भवति यंग यंग लुकीचे परतः। तो वृत्त धातु से यंग प्रत्यय करके वृत्त इत्यादि कार्य, वृत्त वृत्त या व्री वृत्तिया, फिर उरत लगा लेंगे, वर वृत्तिया, फिर लादिशेष व वृत्तिया, फिर रीक आगम करके वरी वृत्त्य, बस आगे लट लकार ला करके वरी वृत्यते। और यंग लुक में यंगोबा से ईट करके वरी वृतीति। ऐसी वृद्ध धातु से वरी वृद्ध्यते वरी वृद्धीति, नृत धातु से नरी नृत्यते नरी नृतीति, इस तरह से। तो यहां जो उदाहरण दिए इन्होंने, यंग का भी दिया, यंग लुक का भी दिया, दोनों दे दिए ना। लेकिन फिर भी अगला सूत्र क्या कह रहा है कि रुग ऋकौच लुकी, रुग ऋकौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम लुकी सप्तम वेकुचनांतम। ये कोई अपवाद नहीं है उसका, ये तो और जोड़ रहा है आगमों को, लेकिन यंग में नहीं, यंग का लुक होने पर। तो बाकी सब धातु वैसी लेनी है हमें कि ऋतुपधस्य यो अभ्यासः तस्य रुक रिक इत्येतौ आगमौ भवतः। फिर च भी कह दिया है साथ में, जिससे नहीं तो अपवाद बन जाता फिर ये। तो च कह करके रीक भी ऊपर से ले लिया है, रीक च। यंग लुकी, ठीक है ना, केवल यंग का, यंग लुक का ही संबंध जुड़ेगा यहाँ, यंग अंत का नहीं, क्योंकि सूत्र में लुकी कह दिया ना अब ये। तो लुकी कहने से पीछे तो दोनों चल रहे थे, यंग भी और यंग लुक भी। अब यहां से आगे आगे के सूत्र एक और आएगा, उसमें भी लुक का ही अनुवृत्ति, लुक की ही जाएगी अनुवृत्ति केवल। तो इस तरह से यंग अंत बनाएंगे तो केवल रीक आगम होगा, और यंग लुक करेंगे तो तीन आगम बन जाएंगे। अब रुक का रेफ बचेगा, रिक का री और री का री। तो नर नर्ती, नरे नर्ती, नरी नर्ती, हो गया ना। ऐसे ही वरवर्ती, वरिवर्ती और वरीवर्ती, ये बनेंगे उदाहरण इसके यंग लोग के। लेकिन इन सभी उदाहरणों में दिखाई दे रहा होगा कि यंगोबा सूत्र नहीं लगाया गया है, तो यंगोबा का भी तो बनेगा उदाहरण जब ईड आगम करेंगे तब। तो ईड आगम का देखो पीछे दिखाया था ना, पीछे दिखाया था ना, वरी वृतीति, वरी वृद्धीति, नरी नृतीति। तो जैसे इन्होंने इसका नृत धातु का लिया है, नर नर्ती, नर नर्ती, नरी नर्ती, और वृत्त का भी ले लिया है, तीनों उदाहरण। तो पीछे का और जोड़ दें हम, यंगोबा से जो ईडागम किया गया है,
तो वहां भी तो ये आगम होंगे ना तीनों। तो कितने बन जाएंगे? 6 रूप बन जाएंगे फिर, 6 ईट करके 6 बिना ईट के, है ना? कितने बन सकते हैं यार? चलो ये तो हो गया ऋतुपद का। अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार का अंग लिया गया, कैसा? ऋतश्च। ऋतः षष्ठे कुशनांतम च्याव्यपदम। तो ऋतुपद में और ऋता में तो अंतर हो ही गया। वहां ऋकार उपधा वाला अंग होगा, यहाँ ऋकारांत अंग होगा। स्पष्ट है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऋकारांतों में ये तीनों ही आगम चलेंगे अब। और ऋतुपद में यंगंत होने पर रीक और यंगलुक होने पर तीनों आगम। तो ऋकारांतस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य रुक ऋक रीक इत्येते आगमा भवन्ति यंगलुकी। केवल यंगलुक का ही है ये, बस। यंगंत होने पर कोई भी आगम नहीं होगा। तो इस तरह से यहां हाँ, तो इस तरह से यहाँ क्री धातु को जैसे लिया इन्होंने और यंगलुक का ही उदाहरण दिखाया है। तो चर करती, चरी करती और चरी करती, ठीक है ना? ऐसे ही हृ धातु का जर हरती, जरी हरती और जरी हरती ये बनेंगे उदाहरण इसके। अब आगे देखो, अब आया आगे संवत लघुनी चंग परे नगलोपे। अब ये अलग प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये। तो संवत अव्यपदम लघुनी सप्तम में कुशनांतम चंग परे सप्तम में कुशनांतम अनग लोपे सप्तम में कुशनांतम। चंग पर में बहुरी समास है, चंग पर यस्मात। तो यस्मात का स्मात इसमें बता ही नहीं गया है। चंग परे है जिससे, किससे? तो बिना कहे ही चिली के स्थान पर चंग जब करते हैं और पूर्व यदि कोई प्रत्यय संभव है तो कौन सा हो सकता है? केवल एक ही सूत्र है, णी श्री ध्रुव सुरभ्य कर्तरी चंग। तो ण्यंत अर्थात ण्यंत जितनी धातुएं होती हैं और उनके हम जब रूप चलाते हैं लुंग लकार में, तो स्पष्ट है कि वहां चिली के स्थान पर चंग किया जाता है। तो ये सूत्र फिर क्या कहाँ लगेगा? यानी कि चंग परे है जिससे, वो जिस कौन हो सकता है? तो बिना कहे हमें वहीं पहुंचना होगा कि णिच होना चाहिए और कोई प्रत्यय संभव ही नहीं है। तो इस तरह से चंग परे किसका बना विशेषण? णिच प्रत्यय का। यानी ऐसा णिच आगे हो जिसके आगे चंग आ रहा हो। तब ये सूत्र करेगा क्या? ये कहता है कि सनवत, सन प्रत्यय पर रहते जो कार्य अभ्यास को होता है, पीछे हम कर चुके हैं, आज सन्नतः सूत्र लगाया था ना। तो यहां पर उस ऋणिच को भी सन के समान मान लिया जाएगा। अर्थात उस ऋणिच के परे रहते भी अभ्यास में सन प्रत्यय पर रहते जो कार्य होते हैं वो सारे हो जाएंगे। ये इसका अर्थ है। तो अर्थ बनेगा चंग परे णौ परतः यद अंगम, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तस्य यो अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यम भवति। अब आगे परे और क्या होना चाहिए? तो कहा कि लघुनी धात्वक्षरे परतः अनग लोपे सति। जो धातु, जो अंग है मुख्य, उसमें लघु अक्षर विद्यमान हो, ठीक है ना? लघुनी धात्वक्षरे परतः। दूसरी बात उसमें एक और जोड़ दी गई है, अनग लोपे, उसमें अक प्रत्याहार में आए हुए वर्णों में से किसी वर्ण का लोप न हुआ हो। क्योंकि अगर अक का लोप हो चुका है तब ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे चुरादिगण की बहुत सी धातुएं होती है ना, अदंत, जैसे कथ है और भी हैं, तो वहां अतो लोपा से आकार का लोप करते हैं तो वो अगलोपी अंग बन जाता है वो। और अगलोपी अंग में ये सूत्र नहीं लगेगा। अगर हम कथ धातु का रूप चलाएं णिच प्रत्यय करके और लुंग लकार में, तो क्या बनता है? अच कथत। वहां अची कथत नहीं बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो अगलोपी अंग बन जाता है और ये लगता है अनगलोपी अंग में।
तो क्या क्या कार्य कहे हैं सन प्रत्यय पर रहते? तो एक तो सन प्रत्यय पर रहते सन्नतः सूत्र लगाया था हमने पीछे, वो उदाहरण बन जाएंगे। एक हमने ओह पुयण जपरे सूत्र लगाया था, वो भी उदाहरण बन जाएंगे। सब पीछे वाले उदाहरण आएंगे इसमें। औसी श्रवती श्नोती सूत्र लगाया था विकल्प करके अभ्यास में एकार, वो भी इसके उदाहरण बनेंगे। तो अब उन सभी धातुओं से हमें णिच प्रत्यय लाने के बाद लुंग लकार का रूप बनाना है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया पच धातु, उसको क्री धातु को। तो क्री धातु में पहले णिच प्रत्यय लाएंगे, धातु बना ली हमने कारी, ठीक है ना, संक्षेप से बता रहा हूं, आगे अपने आप बना लेना सब ये। तो कारी बनाने के बाद अब धातु संज्ञा करके लुंग लकार ले आए, लुंग लकार लाएंगे तो तिप आ गया, उधर चिली आएगा, चिली को चंग कर दिया णिश्री दूसरे भ्य सूत्र से। तो कारी, चंग का अ और तिप का तकार, यहां तक आ गए। अब यहां पर कारी में क्योंकि णिच प्रत्यय परे है तो णौ चंगोपधाया रस्व, रस भी तो करेंगे हम। तो कारी का बन गया कर, कर ई चंग का अ और त। अब क्योंकि चंग प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो णिच का भी लोप हो जाएगा नैनोनिटी से, तो रह गया केवल कर और अत। अब जब द्वित्व करेंगे तो रूपातिदेश होकर के क्री कर अत, फिर क्री में उरत, हलादिशेष कोशुः च कर अत। अब यहां देखो ये सूत्र कहता है कि लघु धातु अक्षर परे हो, तो लघु तो हो ही गया है क्योंकि हमने उपधा को ह्रस्व कर लिया था ना, आगे कर परे है। और चंग परक णिच भी है, स्थानीवत से चंग परक णिच भी परे है। तो इसलिए अब जो अभ्यास में ये कार्य करेगा, ये सन प्रत्यय को मान करके जो कार्य होता है वही हो जाएगा। तो सन्नतः से अभ्यास में जो आकार होता है उसको इकार होता है, वो इकार यहां भी हो गया। उसके बाद उसको दीर्घ भी कर लेंगे दीर्घ लघु सूत्र से, ठीक है ना। तो अची करत, ऐसे ही अन्य सब जगह बना लेना आप। पच धातु से अपी पचत, लू धातु से अली लवत, और जू धातु जो कि सौत्र थी अजी जवत। तो ओह पेड़ जपरे जहां लगाया था हमने वहां पर अभ्यास में उकार को भी इकार हो गया, सन्नतः जहां लगाया था वहां पर अकार को इकार हो गया। ऐसे ही श्रवती श्रोति से विकल्प से किया गया था। तो अशिश्रवत असुश्रवत, अशिश्रवत अशुश्रवत, अधिद्रवत अदुद्रवत, ऐसे ही अपिप्रवत अपुप्रवत, अपिप्लवत अपुप्लवत और अचिच्यवत अचुच्यवत। ये सारे कार्य जो भी सन को मान करके हुए थे वो यहां पर चंग परक णिच को मान करके भी हो गए। आगे अभी हमने दीर्घो लघु लगाया था, देखो यही सूत्र है वो, दीर्घो लघु हो। तो दीर्घ प्रथम एकवचनांतम, लघु षष्ठी एकवचनांतम। अब यहां जो लघु कहा गया है ये षष्ठी है, ठीक है ना। और ऊपर से भी आ रहा है लघुनी, तो दो लघु हो गए ना, एक लघु में षष्ठी, एक लघुनी में सप्तमी। तो सप्तमी वाला जो लघुनी है वो कहाँ लगाएंगे? अभ्यास के आगे वाले भाग में, लघु धातु अक्षर पर रहते। और लघु में जो षष्ठी है वो कहाँ लगाएंगे? वो अभ्यास में। तो ये सूत्र क्या कह रहा है अब ये, कि जिस अभ्यास को दीर्घ करना है वो भी लघु हो और आगे वाला भाग भी लघु परे होना चाहिए, दोनों स्थलों पर लघु होगा। तो लघुनी धातु अक्षरे परतः लघु अभ्यासस्य दीर्घो भवति, चंग परे अनगलोपे, चंग परक णिच परे रहते, ठीक है ना। वो शर्त पीछे वाली वो सारी लगनी है यहाँ पर। तो पीछे हमने जो अचीकर उदाहरण बनाया था, तो पूर्व सूत्र से तो केवल सन्वत कार्य होने से सन्नता से अभ्यास में एकार ही तो हुआ था, ह्रस्व एकार, उसको इसने यहाँ पर दीर्घ कर दिया है। तो क्यों कर पाया दीर्घ ये? क्योंकि अभ्यास भी लघु है, ह्रस्व एकार करके लघु ही तो रहा, और आगे भी लघु धातु अक्षर है क्योंकि णौ चंग भा ह्रस्व से हमने ह्रस्व कर लिया था, इसलिए वो भी लघु है। तो अची करत, अजी हरत, अली लवत, अपी पवत, वही सारे उदाहरण है जो पीछे आए थे वो यहाँ भी आ गए सब, उन्हीं को सब में दीर्घ कर दिया गया है।
और जहां ऐसी स्थिति आएगी कि आगे वाला लघु नहीं मिलेगा या अभ्यास में लघु नहीं मिलेगा, जैसे अभ्यास में लघु हम धातु ले लें भ्रज, और भ्रज में द्वित्व कर लें तो ब भ्रज हुआ ना। अब ये जो ब है तो यहाँ सन्नता से तो इकार हो गया सन्वत कार्य होकर के, लेकिन ये जो बी है अभ्यास में अभिभ्रजत, ये बी लघु है क्या? संयोग आगे आ रहा है ना भकार का और रेफ का। और आगे वाला अगर लें तो अभ्यास में तो लघु है, और आगे ना हो तो तक्ष धातु को ले लो, तक्ष को द्वित्व करे क्या बनेगा? त तक्ष अत। तो अभ्यास में तो लघु है और अगला वहां संयोग आ गया क और श का, अत तक्षत बनेगा उसका। वहां दोनों में से कोई भी नहीं लग पाया, न तो सन्वर लघु नहीं लग पाया और न ही दीर्घ लघु लग पाया। अब एक कार्य और करना है अभ्यास में। ये 3 सूत्रों तक चलेगा अभ्यास में अकार। उसका सूत्र आगे आया अप स्मृ द्रि त्वर प्रथ मृद स्त्री स्पशाम। अप प्रथम क्वचनांतम स्मृ द्रि त्वर प्रथ मृद स्त्री स्पशाम षष्ठी बहुवचनांतम। स्मृ चिंतायाम और द्रि भये, ये दीर्घ रीकारांत है। और त्वर ये त्वरा संभ्रमे है, प्रथ प्रख्याने मृद मर्दने स्त्रिय आच्छादने, ये भी दीर्घ रीकार है इसमें। और स्पर्श बाधन स्पर्शयो हो इत्येतेषाम अभ्यासस्य अकारादेशु भवति। ये अर्थ संभाल लेना, आकार नहीं है ये अकार है। अकारादेशु भवति चंग परे णौ परतः, ठीक है ना। तो चंग परक निश तो पीछे से आ ही रहा है, चंग परे की अनुवृत्ति, और णौ तो उसमें जुड़ी जाएगा साथ में। तो चंग परे णौ परतः, तो ये क्या करता है? ये अभ्यास में आकार करता है सर्वत्र। तो आकार करता है से हम अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? क्योंकि आकार तो हो ही जाना है। देखो जैसे उदाहरण में देखना, जैसे हमने बनाया असस्मरत, तो देखो धातु क्या है? स्मृ। पहले लाएंगे हम नीचे स्मारी, आगे लुंग लकार, तो स्मारी और चंग का अ और तिप का तकार, उपधा को ह्रस्व कर लो, णिच का लोप कर दो, रह गया स्मर अत। अब द्वित्व कर लिया स्मर स्मर अत हलादि शेषः। लेकिन नहीं, स्मर अत। अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करेंगे तो अजादि प्रत्यय है ना द्विवचन निमित्तक, तो वहां पर फिर स्मृ स्मर अत उरत लगा करके फिर हलादि शेष लगा करके स स्मर अत। तो अभ्यास में स में अ नहीं है क्या? है तो फिर ये क्यों कह रहा है कि अभ्यास में आकार होता है? देखो स स्मर अत, क्या यहां पर सनवल लघुनी चंग परे नगलों पे नहीं लग रहा है? अरे चंग परक नीच है ना, तो सनवत कार्य होगा तो सन्नता से इकार नहीं हो जाएगा यहाँ? तो उस इकार को रोकने के लिए, ठीक है ना, उस इकार को रोकने के लिए इसने आकार को आकार कह दिया। अब आकार को ही तो आकार कहा जाएगा। अभ्यास में आकार पहले से है और उसको फिर आकार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर नहीं करते तो क्या होता? सन्नता से इकार हो जाता, असिस्मरत बनता, इसलिए उसको रोक दिया गया असस्मरत। ऐसे ही अन्य उदाहरण में लगा लेना, यानी कि इकार की जो प्राप्ति हो रही है सन्नता से, उसका बाध किया गया है। तो द्रि से अददरत, नहीं तो क्या बनता? अदीदरत। त्वर से अतत्वरत, प्रथ से अपप्रथत, मृद से अममृदत, अतस्तरत, स्पर्श से अपस्पर्शत। अब 2 धातुएं ऐसी लिखेंगे जहां विकल्प है आगे, विभाषा वेष्टि चेष्ट्यो हो। विभाषा प्रथम वचनांतम, वेष्टि चेष्ट्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। वेष्ट वेष्टने चेष्ट चेष्टायाम, एक ही साथ पढ़िए दोनों ये। इत्येतयोः अभ्यासस्य विभाषा आकारादेशो भवति चंग परेण उपरतः। अब यहां पर हम क्या सन्वत भाव से इकार कर रहे थे क्या? देखो वेष्ट धातु है, वेष्ट से णिच प्रत्यय ला करके वेष्टि और फिर आगे लुंग लकार में
चंग प्रत्यय आ गया, तिप आ गया, तो वेष्टि अत, णिच का लोप कर दो, वेष्ट अत, ठीक है ना। अब वेष्ट में क्या उपधा को ह्रस्व करेंगे हम? क्या है उपधा? णौ चंग उपधाया ह्रस्व, ह्रस्व करेंगे क्या? उपधा में तो शकार है, कर लो, कैसे करोगे ह्रस्व? तो अद्युत कर लो सीधे सीधा इसको। तो वेष्ट, वेष्ट अत, अभ्यास में क्या रह गया? वे वेष्ट अत, ठीक है ना। अब ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया हमने, क्योंकि ह्रस्व तो लगे हो जाएगा ना। तो ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा? वे ए को क्या होगा? ए को क्या होगा? इकार होगा। तो वी वेष्ट अत, क्या यहाँ सन्यता आदि की कुछ प्राप्ति थी? नहीं थी ना, कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ जो इकार हुआ है ह्रस्व से ह्रस्व करने के बाद, उसको इसने आकार कर दिया विकल्प से। तो अब अवेष्टत, और दूसरा वैसे ही बनेगा अविवेष्टत। ऐसे ही चेष्ट धातु का अचेष्टत और अचिचेष्टत। अंतिम सूत्र, ई च गणः, ई लुप्त प्रथमांत निर्देशः, च विपदम गणः षष्ठी वचनांतम। गण धातु आती है ये चुरादी गण में, और ये अकारांत है, ठीक है ना। अकारांत है तो ये अगलोपी है ना, अतोलोपा से लोप करेंगे तो अगलोपी तो बनेगी। तो देखो सूत्र क्या कहता है कि गणे है अभ्यासस्य ईकारादेशो भवति, और च ले लिया है सूत्र में, चकाराद अच च अकार भी हो जाएगा, चंग परे णौ परतः। तो अभ्यास में दो कार्य करेगा ये, ईकार आदेश भी करेगा, अकार आदेश भी करेगा। तो गण धातु से पहले तो चुरादी गण की है ही, तो निश्च तो आना ही है वहां स्वभावतः। तो गणी, गण में ण में जो आ है उसका अतो लोप से लोप कर लेंगे तो वृद्धि तो हो नहीं पाएगी, अब वृद्धि हो नहीं पाएगी, स्थानीवत हो जाएगा ना। तो इसलिए गणी ऐसा ही रहा। अब उससे लुंग लकार लाएंगे, चिली जाएंगे, चिली को चंग हो जाएगा, तो गणी अत, णिटी से णी का लोप कर दो, गण अत। अब गण को जब द्वित्व किया तो गण गण अत है, गण अत, जगण अत। अब जगण अत में बताओ मुझे कि सनवल लघुनी चंग परे नगलो पे यहाँ सनवत भाव करेगा? क्योंकि अगलोपी अंग है आगे, ठीक है ना। उसमें ण में आकार का अतोलोपा से लोप किया गया था, तो वो तो लगेगा नहीं। तब इसने जो किया अभ्यास में जो ज में अ है उसको एक बार ईकार आदेश कर दिया गया है अजीगणत, और दूसरे पक्ष में आकार कर दिया गया है। तो दूसरे पक्ष में जो आकार किया गया है, यहां प्रश्न उठ सकता है कि दूसरे पक्ष में आकार क्यों किया गया है? हम्म सीधा हम क्या ईकार का विकल्प नहीं कर सकते थे? तो वहां पर भी दीर्घ इत्यादि और कोई कार्य न हो जाए तो उस अवस्था में ईकार और अकार, बस यही दो रूप बनेंगे। तो इसलिए अजीगणत और अजगणत, ठीक है। तो ये 7वां अध्याय पूरा हुआ, अभ्यासस्य का अधिकार भी पूरा हुआ, ठीक है ना। और भी कोई अधिकार पूरा हुआ है क्या? अरे सबसे सबसे अंगस्य अंग हाँ, का। सबसे बड़ा अधिकार तो बोलना रह ही गया, अंगस्य का अधिकार भी पूरा हुआ, अंगाधिकार समाप्त, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम